नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का खाका कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। खास बात यह है कि इस अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी करने वाली हैं। 26 जनवरी को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही मध्य प्रदेश में प्रियंका का अभियान शुरू हो सकता है। गुजरात और हिमाचल के नतीजों ने बीजेपी और कांग्रेस को खुश होने के साथ ही एक बड़ा संदेश देने का काम किया है और यही वजह है कि 2023 की तैयारी में लगे सियासी दलों ने अब नए अभियान के जरिए लोगों तक अपनी पकड़ को मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। क्या है सियासी दलों का नया अभियान, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची थी तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चंद रोज राहुल के साथ कदम ताली मिलाती नजर आई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी के चुनाव में प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आ सकती हैं। अब खबर ये है कि मध्य प्रदेश के चुनावी समर से पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी एक खास अभियान का नेतृत्व करने वाली है। 26 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद सूबे में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने की तैयारी में है, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी कर सकती हैं। इस अभियान में खास फोकस महिला वोटर्स पर होगा। 2 महीने में अभियान पूरा किया जाएगा और इस दौरान हर घर तक पहुंचने की कोशिश होगी। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें महिला कांग्रेस की भी भूमिका सक्रिय रूप से रहेगी। जिस तरह से हिमाचल में माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और उनकी मंशा हमेशा से महिलाओं को, महिला वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की रही है। इसी भावना के चलते प्रदेश की राजधानियों में जब महिला मार्च प्रारंभ होगा तो मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस इसको पूरी सक्रिय अच्छी तरीके से प्रारंभ करेगी। उधर बीजेपी ने भी घर घर दस्तक देने की तैयारी कर ली है। मेगा संपर्क अभियान के तहत पार्टी योजनाओं का फीडबैक जुटाएगी। इससे जनता का मूड भांपने में भी मदद मिलेगी। हाउस टू हाउस संपर्क की तरह ही अभियान है, जिसमें हमारे पंचायत समिति में जो 11 लोग हैं, ये प्रत्येक पंचायत में जाकर ऐसे प्रतिभावान युवाओं को चिन्हित करने का काम करेंगे। तो ये प्रतिभावान युवा जो उन पंचायत में रहते हैं, एक पंचायत की संरचना की यदि बात करें तो वो बहुत छोटी होती है, वहाँ पर ये हाउस टू हाउस संपर्क करके ऐसे नए युवाओं को लाने का काम करेंगे। दरअसल गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजों ने बीजेपी और कांग्रेस को खुशी भी दी और गम भी दिया है। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत, लेकिन हिमाचल में हार। वहीं हिमाचल में कांग्रेस को जीत, लेकिन गुजरात में अब तक सबसे बुरी हार। जाहिर है हार से मिला सबक मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति में आजमाया जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने नई रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। खासतौर पर कांग्रेस के टारगेट पर वो विधायक हैं जो 2020 में पार्टी की सरकार गिरने की वजह बने हैं। सिंधिया खेमे के उन विधायकों को चुनावी मैदान में चित करने के लिए पार्टी एक खास रणनीति पर काम कर रही है। 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही राजनीतिक दलों ने रणनीतियां बनाना शुरू कर दी हैं। कांग्रेस की रणनीति में इस बार सबसे खास इलाका है वो है ग्वालियर चंबल संभाग, क्योंकि यही वो इलाका था जहां से 2020 में इनकी सरकार चली गई। तो यही कारण है कि सिंधिया समर्थकों को उनके ही घर में घेरने के लिए कांग्रेस एक नया एक्शन प्लान तैयार कर रही है। आखिर क्या है वो प्लान, बताते हैं हम आपको इस खबर में। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सियासी दल हर वो नुस्खा आजमा रहे हैं जो सत्ता के करीब ले जाए। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी समर में सामना अपनी अपनी जीत के इरादे के साथ होगा, लेकिन कांग्रेस की एक और भी इच्छा है, सिंधिया खेमे के उन विधायकों को चुनाव मैदान में परास्त करने की, जिनकी वजह से 2020 में सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन सवाल है कि इसकी रणनीति क्या होगी।
इस सवाल का जवाब भी 2020 में छिपा हुआ है। 2020 में जब कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद जब उन सीटों पर उपचुनाव हुए तो कांग्रेस ने कई विधानसभा सीटों पर सिंधिया समर्थकों के सामने दूसरे दलों से आए नेताओं को मैदान में उतारा था। खास बात ये रही थी कि इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन जिन सीटों पर मूल कांग्रेसियों को टिकट मिला वहां सिंधिया समर्थकों का दबदबा कायम रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले विधायकों के सामने बीजेपी के बागी या दूसरे दलों के मजबूत नेताओं को पार्टी उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस इस पर खुलकर नहीं बात कर रही है, लेकिन इतना जरूर कह रही है कि बीजेपी के कई नाराज नेता उनके संपर्क में हैं। कमलनाथ जी के चेहरे पे कांग्रेस के सिंबल पे वोट डल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, एक तरफा वोट डल रहा है। हम बहुत आश्वस्त हैं, जनता का आशीर्वाद बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि टिकट किसको मिलेगा। क्या बाहर से लोगों को लाके टिकट दिया जाएगा? तो भाजपा में होता है कि सीधे सीधे वो जहां हारते हैं तो वो विधायक को अपने साथ ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जी स्पष्ट कर चुके हैं, जिसको आना है वो बहुत लोग संपर्क में है, वर्तमान विधायक संपर्क में है, पूर्व विधायक संपर्क में है, नेता संपर्क में है, जो बीजेपी से जिनका मन भर गया है बाहर के लोगों के आने की वजह से। कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया हुआ है, आ सकते हैं, सबका स्वागत है, लेकिन टिकट संगठन तय करेगा किसको मिलना है। सर्वे के आधार पर टिकट तय किया जाएगा। उधर कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास संगठन और कार्यकर्ता नहीं रहा, लिहाजा पार्टी ख्याली पुलाव पका रही है। बीजेपी के नेता पार्टी में आस्था रखते हैं और वो कोई कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचार से जुड़े हुए राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं और कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है और इसलिए इस तरह के ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का विचार ही राजनीतिक दिवालियापन का परिचायक है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता ये भी दावा करते रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन कांग्रेस में भी दावेदारों की कमी नहीं है। ऐसे में दूसरे दल के नेताओं को बुलाकर टिकट देना अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस में भी विरोध के सुर उठेंगे। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में 5 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त उत्साह है और इस उपचुनाव की जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के लिए और भी बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं। खास तौर से तब जब बीजेपी ने संगठन से लेकर पार्टी तक के बड़े बदलाव किए थे। भले ही बीजेपी कितने ही आरोप लगा ले, लेकिन जीत तो जीत है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामों के कारण और स्वर्गीय मनोज मंडावी के कामों के कारण मिली है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। कांकेर की भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। दोनों पार्टियां जानती थी कि मिशन 2023 के लिए इस चुनाव में जीत हार से एक बड़ा संदेश लोगों के बीच जाएगा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को आत्मचिंतन के लिए मजबूर कर दिया। वहीं जीत से ये संदेश भी गया कि सीएम भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी में फिलहाल कोई दूसरा नेता नहीं है। कवासी लखमा ने कहा कि हम सभी पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं जो बोलता हूँ, एक गरीब आदमी है, एक गोदी खोदने वाला आदमी है, एक मेहनत करने वाला आदमी हूँ। बड़े लोगों के साथ लड़ाई करने का मैं कोई उचित नहीं समझता। मैं कांग्रेस पार्टी झंडी बांधो, दर्री बांधो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारा लगाओ, वो काम करता हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 21,171 वोटों से जीती। उन्हें 65,479 वोट मिले। वहीं ब्रह्मानंद नेताम को 44,308 तो सर्व आदिवासी समाज के अकबर राम खुर्राम को 23,371 वोट मिले। शुरुआती रुझान से ही सावित्री मंडावी आगे रहीं। वहीं 4 राउंड तक अकबर खुर्राम दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस ने भी इस चुनाव में ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर लगे रेप के मामले को उछाला और उससे फायदा भी मिला। कांग्रेस प्रत्याशी रही सावित्री मंडावी को अपने पति मनोज मंडावी के असामयिक निधन से जनता की सहानुभूति भी मिली। जीत के बाद सावित्री मंडावी ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री बघेल को दिया। हमारे माननीय भूपेश बघेल
उन सबको धन्यवाद देती हूँ। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि नतीजे निकलने की शुरुआत से ही बीजेपी के तमाम दिग्गज सामने आने से बचते रहे। चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ब्रजमोहन अग्रवाल वहीं रहते हुए भी आखिर तक सामने नहीं आए। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए चरित्र आरोप का सहारा लिया। भानु प्रतापपुर के बाद जीत में कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, मगर मुझे लगता है कि ये चुनाव और इस चुनाव में जो जीत हुई है वो सहानुभूति की जीत। वो तो 23 में मालूम होगा कि क्या स्थिति है। जमीन की धरातल की सच्चाई चुनाव में दिखेगा, 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में दिखेगा। उपचुनाव में सत्ता का उपयोग करके धन बल और जिस प्रकार से यहाँ इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया सत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करके चुनाव जीतना, हाँ, एक कांग्रेस ने वही काम किया। भले ही बीजेपी कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन ये तो तय है कि इस हार ने बीजेपी को ये जता दिया है कि 2023 की राह उतनी आसान नहीं है। बीजेपी को अपनी खोई जमीन को तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था। कांग्रेस का कहना है कि लगातार 5 उपचुनाव में जो जीत मिली है उससे साफ होता है कि जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम को मुहर लगाई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगला 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी। कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और 2023 का जो चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। जीत किसकी होगी 2023 में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि उत्साह कांग्रेस पार्टी का चरम पर है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में संगठन से लेकर पार्टी स्तर तक कई बदलाव किए। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव उसके खाते में जाएगा, लेकिन हार से बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। प्रत्याशी पर लगे रेप के मामले को लेकर जनता ने बीजेपी को नकार दिया या कोई और कारण, इसे लेकर पार्टी भले ही समीक्षा कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति एक बार फिर फेल हो गई है। देखिए रिपोर्ट। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में हार झेलने के बाद बीजेपी एक अदद जीत का इंतजार कर रही थी और उम्मीदें भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। जिस तरह से कई सारे बदलाव बीजेपी में देखने को मिले, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान 5 उपचुनाव में बीजेपी को हार ही झेलनी पड़ी और अब तमाम बदलाव, तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार मिल रही हार के बाद पार्टी में एक खलबली सी मची है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार ने एक बार फिर पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इसीलिए भी कि 2018 से लेकर अब तक 5 उपचुनाव हुए और 5 उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। नगरीय निकाय के चुनाव में भी बीजेपी ढेर हो गई, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी की रणनीति फेल हो गई और ऐसे में बीजेपी का मिशन 2023 कैसे पूरा होगा। बीजेपी की रणनीति फेल, नहीं काम आया बदलाव। बीते 5 सालों में 5 उपचुनाव, 5 उपचुनाव में बीजेपी की हार। बीजेपी पार्टी में हाल ही में हुए बड़े बदलाव के बाद बीजेपी को उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा था कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव उसके खाते में आ जाएगा, लेकिन नतीजे आते ही एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जा रही है। बीजेपी में बदल गए 3 प्रदेश अध्यक्ष। अरुण साफ को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बनाया गया। 2 प्रदेश प्रभारी भी बदले गए। संगठन में भी हुआ बदलाव। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बुनियादी मुद्दों से कहीं ज्यादा ब्रह्मानंद के ऊपर लगे रेप के आरोप की चर्चा रही। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब हार के बाद पार्टी के बड़े नेता भले ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन ये तो तय है कि अब नतीजे आने के बाद उन नेताओं से भी पूछा जा रहा है कि ब्रह्मानंद पर लगे आरोपों की क्या उन्हें पहले से जानकारी थी या नहीं।
वहीं नेताम को प्रत्याशी बनाने के लिए नाम की सिफारिश करने वाले नेताओं को भी तलब किए जाने की खबर है। आरोप भी है और सहानुभूति का भी वोट रहता है। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पॉस्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रही। इस हार के बाद अब कांग्रेस को बीजेपी को चिढ़ाने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट में ये साफ तौर पर देखा गया कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चिढ़ाते हुए पोस्ट डाली गई है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं और नए नेतृत्व पर इस जीत के बाद सवाल खड़े किए हैं। हमारी प्रत्याशी को जिताया, इसका मतलब साफ है जो भारतीय जनता पार्टी वोट डालो राज करो की नीति और जो प्रोपेगेंडा झूठ की राजनीति करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने खड़े किया जाता जो जिनके आरोप लगे थे, बलात्कार के आरोप लगे थे और यहाँ के तात्कालीन जो एक बड़े नेता ने उस ब्रह्मानंद नेताम को बचाने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार थी और उनको बचाने का प्रयास किया था। जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया था, तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी पार्टी में जमकर उथल-पुथल मची हुई है। ये और बात है कि बड़े नेता ऐसे महज उपचुनाव बोलकर खुद को ढांढस बंधाने में लगे हुए हैं। बड़े बदलावों का नतीजा भी सिफर रहा। ऐसे में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की चुनौतियां अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों को जहां कांग्रेस 2023 के ट्रेलर के रूप में देख रही है, तो वहीं बीजेपी महज इसे एक उपचुनाव मानकर हार की समीक्षा में लगी है। लेकिन जीत तो जीत है और हार हार, और ऐसे में जीत का सेहरा तो हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के लिए दिग्गज बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना ये होगा कि 2023 में आने वाली रणनीति किस तरह की होगी और अब तक बीजेपी में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके क्या नतीजे आने वाले दिनों में दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 दिसंबर को पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी है ये ट्रेन और छत्तीसगढ़ रेल यात्रियों को आखिर कितना इसका फायदा होगा और कितना आसान होगा उनके लिए। भारत में रेल यात्रा का आधुनिक चेहरा। बुलेट ट्रेन से भी तेज पिकअप, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, हर घंटे 130 किलोमीटर की दूरी, ये पहचान है वंदे भारत एक्सप्रेस की। भारत की पारंपरिक ट्रेनों से इतर आधुनिक डिजाइन और सुविधाओं से लैस ये ट्रेन बुलेट ट्रेन जैसी पश्चिमी देशों की स्पीड ट्रेनों का पूरा एहसास दिलाती है। वैसे तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन साल 2019 में लॉन्च की गई थी, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए क्योंकि पहली दफा छत्तीसगढ़ की पटरियों पर यह ट्रेन रफ्तार भरने वाली है। 11 दिसंबर से बिलासपुर से नागपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस अपने मुसाफिरों को रेल यात्रा का अलहदा एहसास दिलाएगी। ट्रेन जिसका कि बहुत लंबे समय से बिलासपुर वासियों को और खासतौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था। देख सकते हैं कि वो ट्रेन देर रात को बिलासपुर पहुंची है। बिलासपुर प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद इसके रैक को जो कि अत्याधुनिक तरीके से युद्ध स्तर पर तैयार किया गया था कोचिंग डिपो में, वहां पर लाया गया है और यहीं पर इस रैक का मेंटेनेंस होगा आने वाले समय में। अभी इस रैक का परीक्षण किया जाना है और परीक्षण के बाद जैसा कि संभावना है कि 10 तारीख को ये ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी, चूंकि 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समारोह के दौरान इस ट्रेन को हरी
झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन नागपुर से बिलासपुर की ट्रैक की तरफ दौड़ेगी। और जैसा कि इसका जो रूट टाइम टेबल है कि 130 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी ट्रैक पर और करीब सवा 5 घंटे में 415 किलोमीटर का जो नागपुर तक का सफर है बिलासपुर से, उसे पूरा करेगी। अत्याधुनिक तरीके से निर्मित इस ट्रेन को काफी फुल प्रूफ बनाया गया है और हम दिखाएं पहले तो वो नज़ारा, अपने सहयोगी से कहेंगे नज़ारा दिखाएं। ये देखिए डीप फ्रीजर है और इसके अलावा यहाँ पर बॉटल रखने के कूलर हैं, यानी तमाम वो सुविधाएं एक यात्री को मिलनी चाहिए वो तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। सबसे खास चीज है कि सीसीटीवी कैमरे पर सभी लोगों की निगाहें जो है ये उस पर नजर रखेगा और सुरक्षा के लिहाज से जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटेगी तो पहले ये दरवाजे क्लोज होंगे, उसके बाद वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। जहाँ तक सीटिंग व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं जब यात्री इसमें बैठेंगे तो एक प्रकार से ये ट्रेन कहीं ना कहीं एरोप्लेन का एहसास कराएगी। जिसकी बैठक व्यवस्था तैयार की गई है वो एरोप्लेन के लिहाज से तैयार की गई है। लोग बड़े कंफर्ट होकर के इसमें यात्रा कर सकेंगे। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन कंप्यूटराइज्ड प्रणाली से काम करती है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। रेलवे मानता है कि भारत में बुलेट ट्रेन के सफर का ये पहला पड़ाव है। भारतीय रेल का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये। जो अब तक की जो जितनी भी गाड़ियाँ चली हैं वो तमाम गाड़ियों से ये बहुत अलग है, अलहदा है और ये सेमी एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड ट्रेन है। अभी फ़िलहाल 130 के जो स्पीड है उस पर चलने वाली है ये और आने वाले दिन में बहुत शीघ्र ये जो है जो बुलेट ट्रेन का एक जो भारतीय रेल का और केंद्र सरकार का जो एक मेक इन इंडिया के तहत में जो गाड़ी चलाना है उसका भी साकार करने वाली है ये। वंदे भारत एक्सप्रेस अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ट्रेन को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन महज 140 सेकंड में 0 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार भी हासिल कर चुकी है। हालांकि अभी जिन रूटों पर इसे चलाया जा रहा है वे इतनी तेज रफ्तार के लिए फिट नहीं है, इसीलिए फिलहाल इसे अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाया जा रहा है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी और सफर तय करेगी और उस लिहाज से जो टेक्नीशियनों की टीम है उनके द्वारा कुछ दिन पहले ही इस बात का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, यानी प्रमाण पत्र दे दिया गया है कि ट्रेन उस ट्रैक पर दौड़ने के लायक है। यानी जाहिर है कि अब जिस हिसाब से रेलवे जो तरक्की कर रहा है, रेलवे आगे बढ़ रहा है, उस लिहाज से काफ़ी अहम है। बस लोगों का अब इंतज़ार है कि इस ट्रेन पर वो यात्रा करें और उस चीज़ का एहसास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी बनावट है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रेन की जो बनावट है वो मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर बनाई गई है, उसकी स्पीड भी उसी लिहाज से है। तो लोग अब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस ट्रेन में वो सफ़र कर सकें। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर।